फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम 66th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसके महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के जो पीवाईक्यू है, इसे देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? दोस्तों, इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। और अगर हम सूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट हमें देखने को मिलता है, जिस आधार पे शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य में। और कुछ शक्तियां ऐसी है जो जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर में राज्य सरकार के पास भी अधिकार होता है कानून बनाने के लिए, और केंद्र सरकार के पास में भी होता है। परंतु कभी अगर ऐसी स्थिति हो जहाँ पे दोनों ही कानून का टकराव हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दिया जाता है। तो अगर हम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखें, यह जो लिस्ट है, ये 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। एक तो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची। इसमें वर्तमान समय में टोटल जो है 100 विषय है। पहले जो है 97 हुआ करते थे, और इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, संसद के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद में राज्य सूची की बात करें, स्टेट लिस्ट की बात करें, तो इसमें वर्तमान में 61 विषय है, और ये मूल रूप से पहले जो है 66 हुआ करता था। और समवर्ती सूची की बात करें तो जो समवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में 52 विषय है, और पहले जो है जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय में 47 विषय हुआ करता था। यानी कि पहले के समय में 97, 66 और 47 ये जो है इसका क्रम था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। वर्तमान समय में 100, 61 और 52 इसका क्रम है, इसे याद रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किया गया था भारत में संविधान बनाने के लिए। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसका जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक के दिन जो है, जो सबसे वृद्ध सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया। और इसके बाद में जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान के निर्माण तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। और जब संविधान का निर्माण हो गया, देश में संविधान लागू हुआ और पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं देश के। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं संविधान सभा से संबंधित। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे, ये 389 थे आरंभ में। बाद में जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो सदस्य कम हो गए, और जो बाकी बचे हुए सदस्य थे वो 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 जो है, 15 जो है महिला सदस्य भी थी। और कुछ अगर महत्वपूर्ण डेट को देखें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1947 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस संविधान के ऊपर में हस्ताक्षर किया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो 284 थे। और संविधान लागू कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया संपूर्ण देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित। तो भारतीय राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, अगर हम इसकी बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक जो है, इसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे सिर्फ निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, और ठीक उसी प्रकार से निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन सब को मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल बनता है। और इन्हीं के द्वारा जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। आइए, एक चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण है जिसे आप ध्यान देंगे कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और संसद के यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के
सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सभी सदस्य भाग लेते हैं। यही मुख्य अंतर है राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आइए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आर्टिकल 52 की बात करें तो ये संविधान यह सुनिश्चित करता है कि भारत का एक जो है औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होगा जिसे राष्ट्रपति के रूप में हम जानते हैं। अनुच्छेद 54 जो है इनके निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसकी बात करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि इनका जो है नॉमिनेशन, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। जैसे कि 12 सदस्य जो है राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 55 की बात करें तो ये चुनाव की विधि की बात करता है, जो जिसमें कहा गया है जैसे कि देश में अगर हम देखें आम चुनाव जो होता है जिसके माध्यम से MP और MLAs के जो चुनाव होते हैं तो वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यह चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसी का एक प्रकार है ये। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री यानी कि आप अगर कहें तो जो सांसद होते हैं उनके चुनाव और विधायक के चुनाव से भिन्न होते हैं। तो इस चुनाव को अपनाने के पीछे जो मुख्य रीजन है वो यह है, इस पद्धति को अपनाने के पीछे, कि इससे यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो पाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद में आर्टिकल 56 और 57 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल और पुनर्चुनाव की बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पुनर्चुनाव के लिए पात्र माना जाता है। जैसे कि अपने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर PM का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में देखा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो है लगातार सिर्फ 2 ही बार जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, फिर उनके बाद में उनको नेक्स्ट चुनाव में भाग नहीं लेते हैं थर्ड टर्म में, लेकिन फिर उसके बाद में वो ले सकते हैं चुनाव में भाग। अनुच्छेद 58 की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और वह व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के योग्यता के अनुसार जो है उनकी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जिसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग होता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में जो है शुरू किया जा सकता है, परंतु याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा से आरंभ होता है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो इसकी जांच के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार अगर हम देखें धन विधेयक की परिभाषा को, तो धन विधेयक की परिभाषा में जो शामिल है, आपका जो ये सही आंसर है वो ई है। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक की परिभाषा जो है इस प्रकार से है कि किसी कर का अधिरोपण करना हो, परिहार करना हो, परिवर्तन करना हो और विनियमन करना हो। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित विधेयक हो, भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का जो है विवरण जो है जिसमें दिया गया हो, तो ये सभी विधेयक जो है धन विधेयक की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, साधारण विधेयक है, इसका निर्णय जो है लोकसभा के जो स्पीकर है उनके द्वारा लिया जाता है। आइए हम देखते हैं कि विधेयक क्या होता है। दोस्तों विधेयक कानून बनाने से पहले एक प्रस्ताव या मसौदा होता है जिसे कि हम ड्राफ्ट के रूप में जानते हैं। जब संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी कानून को लागू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब यह अधिनियम जो है और कानून जो है बन जाता है, यानी ड्राफ्ट जो है एक्ट के रूप में जो है पारित हो जाता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में उसे एक्ट माना जाता है। अब अगर हम विधेयक के प्रकार को देखें तो भारतीय संसदीय प्रणाली में विधेयकों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है साधारण विधेयक, यह संविधान संशोधन या वित्त से संबंधित नहीं होता है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर हम धन विधेयक की बात करें, जो आर्टिकल 110 की बात कर रहे थे हम, यह कर, सरकारी खर्च या सरकारी ऋण से संबंधित मामलों पर जोर देता है और इसे जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक की बात करें तो यह राजस्व या व्यय से संबंधित मामलों के लिए होता है। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो यह संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव करने के लिए पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया। विधेयक से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो साधारण विधेयक जो है अनुच्छेद 107 और 108 में इसका वर्णन है। धन विधेयक का वर्णन हमने देखा कि आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद जो है 117 में किया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें, जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, यह अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है सरकारी नौकरियों में जो ओबीसी वर्ग है इनके आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण केवल जो है प्रारंभिक नियुक्तियों में न हो, इसे पदोन्नति में जो है दिया जाए, पदोन्नति में भी दिया जाए, यानी कि जो प्रमोशन होता है उसमें भी आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो दोस्तों जो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास में है। वर्तमान में 2022 तक जो है भारत में 8 जो है राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्राप्त है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो अगर हम शर्त की बात करें तो कोई भी पार्टी अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उन्हें हासिल हो, लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में जो है सीटें उन्हें राज्यों में जो है उन्हें चुनाव लड़ा हो और उन्हें सीटें हासिल हो। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जो है तो जीता हो। तो इस आधार पे जो है किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। अमूमन देश में क्षेत्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है राजनीतिक पार्टियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना ही कटौती प्रस्ताव कहलाता है। यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार असंतुष्ट है तो वे यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जाता है। नंबर 8 है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मिलान करना है। पहला है ग्राम पंचायत का गठन, तो यह आर्टिकल 40 के तहत किया जाता है, किया गया है। समान आचार संहिता की बात करें तो ये अनुच्छेद 44 के तहत है इसका प्रावधान। कृषि एवं पशुपालन की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 48 के तहत है। इसके बाद में न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास का प्रावधान जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 51, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सभी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है, इससे संबंधित है। ये सभी आर्टिकल्स याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? दोस्तों
ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन था जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई। यह संवैधानिक संशोधन जो है 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में किया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अमूमन प्रश्न बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के लिए तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने के उद्देश्य से 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज़ जो है राज्य विधायिका में भी लागू किया जाता है। वहाँ भी जो विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है उसके 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद की आकार जो है नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान किया गया।